हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अरुण रेडियो सिटी से। और आज हमारे रेडियो सिटी ऑफिस में एक बहुत स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और ये हैं प्रोफेसर जेपी सैनी सर, जो कि मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने मुझे स्टूडियो में बुलाया और मैं अपने सभी आपके चाहने वालों को, सुनने वालों को नमस्कार करता हूँ। लंबा समय आपका अब तक का बीता है पर्सनल लाइफ में, एक लंबी जर्नी रही है। इन शॉर्ट अगर मैं जानना चाहूँ कि आपकी जर्नी, लाइफ जर्नी अभी तक कैसी रही है और कौन सा वो मोमेंट था जब आपको लगा कि मुझे एजुकेशन फील्ड में जाना है? ऐसा है अरुण जी, मैं तो एक बहुत ही साधारण परिवार से आया था और बचपन में कोई ऐसा एम नहीं होता था, बस स्कूल जाना है, पढ़ना है, घर आ जाना है, खेलना कूदना, मौज मस्ती है, बस ऐसे ही पढ़ते पढ़ते आगे बढ़े। बट अगर आप कहें कि कहाँ से मैं मोटिवेट हुआ, कैसे मैं आगे बढ़ा, मैं आपको बताता हूँ कि मेरी माताजी वो शिक्षित जिसको कहें नहीं थी, कोई उन्होंने फॉर्मल कभी कोई स्कूल नहीं गई थी, बट हम लोगों को पढ़ाने के लिए पहले वो पढ़ती थी, सीखती थी। उन्होंने खुद पढ़ना और लिखना सीखा, तब उन्होंने हम लोग को बैठ के पढ़ाना शुरू किया साथ में। ऐसे ही बस निकल गया, कभी कुछ सोचा नहीं था कि कहाँ चलना है, कहाँ पहुंचेंगे, क्या करेंगे। तो जिंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं और आपने जिस तरह से बताया कि आपकी लाइफ की शुरुआत हुई, तो एक सबसे बड़े चैलेंज की अगर मैं बात करूं कि आपकी जिंदगी में क्या रहा? जब भी अगर आप चैलेंज की बात करेंगे तो मैं किसी चीज़ को भी, कोई भी काम करता हूँ, छोटा काम भी होता है तो मैं उसको चैलेंज की तरह ही लेता हूँ। मैं यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी में 2004 में, यूपी वॉज द फर्स्ट स्टेट जिसने ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस शुरू किया था। 2003 तक जो काउंसलिंग प्रोसेस था वो ऑफलाइन हुआ करता था। इंजीनियरिंग का, स्टेट इंजीनियरिंग का जो एडमिशन का था, पूरे यूपी के सारे कॉलेजेस का एक साथ चलता था। तो उस समय जो दी देन सेक्रेटरी थी, प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी थे हम लोग, उन्होंने मुझसे कहा कि भाई हम लोग क्यों नहीं ऑनलाइन करते हैं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, ट्राई करते हैं। फिर हम लोगों ने एनआईसी से बात किया, एनआईसी ने हमको कहा कि ठीक है हम करते हैं। उससे पहले एक बार एनआईसी से ट्राई किया गया था बट वो फेल हो गया था। तो फेल हुआ तो काफ़ी पत्थर वगैरह भी चल गए थे सेंटर्स पे। तो मुझे लगा कि यार एक रिस्क तो है ही, बट मैंने कहा चलो करते हैं। वो एक ऑनलाइन था जिसमें हमने 7 सेंटर्स पूरे स्टेट में अलग अलग किए थे और पूरा सीट अलॉटमेंट और बाकी सारा प्रोसेस एनआईसी की हेल्प से हमने सारा एल्गोरिथम बना के, ताकि प्रॉपर रहे। उसको कई राउंड्स हम लोगों ने वेरीफाई भी किया था। फिर भी संशय बना हुआ था कि हमने शुरू किया और इसका डे 1 पर ये चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि खुद नहीं करना था हमें, सिर्फ उसका एल्गोरिथम उनको बताना था, इम्प्लीमेंट एनआईसी कर रहा था। बट एक मन में एक शंका बनी हुई थी, कहीं अगर ये फेल हो गया तो बहुत बेइज्जती भी होगी और दूसरा ये है कि पब्लिक को भी इनकन्वीनियंस होगी। बट टचवुड वो पहला प्रयोग बहुत सफल रहा था और उसने मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन दिया था। और उसके आधार पे मुझे लगा कि नहीं, आप किसी भी चीज़ को अगर एज ए चैलेंज लेते हो और वो सक्सेस होती है तो उससे ज़्यादा आपको पीसफुल और उससे ज़्यादा प्लेजर आपको कहीं मिल नहीं सकता है। राइट। और जो आपने कहा कि लाइफ में हर एक मोमेंट कहीं ना कहीं एक चैलेंज है, अगर आप उसे चैलेंज की तरह लेते हैं तो आप और ज़्यादा एफर्ट करते हैं, उसको लगाते हैं उसको हासिल करने के लिए। विल सर, अगर मैं बात करूं, आप इतनी सारी जिम्मेदारियों को लेकर एक साथ चलते हैं, इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन आप देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप थकान होती होगी, तनाव होता होगा। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको मोटिवेट करती है? क्या ऐसी आदत आपके अंदर है या कौन सा ऐसा मंत्र है जिससे आप खुद को रिलैक्स कर पाते हैं? अरुण जी, अगर सही बोलूँगा तो पता नहीं आप विश्वास करेंगे या नहीं करेंगे, बट मैं अगर वास्तव में मुझे लगता है तो मैं एक्चुअल जो मेरा काम मैं देखता हूँ, जो वाइस चांसलर का नॉर्मल काम है, वो 15 मिनट से लेके और 30 मिनट तक फाइलों के सिग्नेचर हो। अच्छा। उसके बाद सारा दिन मैं सिर्फ सोचता रहता हूँ कि इसको कैसे करना है। वही मेरा काम रहता है कि उस काम को करने के लिए मुझे कैसे करना है, फिर बाकी लोगों के साथ बात करना, डिस्कस करना, या कि भाई ये काम कहाँ पहुँचा। बस फिर सिर्फ और सिर्फ जो है ऑब्जर्वेशन ऑफ द वर्क या फिर उसका रिव्यू,
बस यही काम करता हूँ। सर कहीं ऐसा ये तो नहीं कि सुनने के बाद स्टूडेंट्स को लगे कि नहीं सर तो बड़े आराम से जिंदगी बिता रहे हैं, कोई मैं कोई टेंशन नहीं लेता। टेंशन नहीं लेते हैं। और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बात है कि आज इस पद पे होने के बावजूद भी सर अपने आप को, अपने काम को इतना उन्होंने मैनेज कर रखा है कि आज वो इतनी इजीली इन चीजों को बता रहे हैं कि हाँ मैं किस तरह से चीजें मैनेज करता हूँ और तनाव से मुक्त रहते हैं, जो आज सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ना तो मैं बीपी की दवा ले रहा हूँ, ना मैं शुगर की कोई टैबलेट ले रहा हूँ। ग्रेट सर, ये तो टचवुड बहुत अच्छी बात है। मेरे ऊपर जो है कहीं ना कहीं वरद हस्त है। नहीं सर, बिल्कुल है, बिल्कुल है सर। आपको देख के भी लगता है कि आप बहुत काम एंड कूल रहते हैं और चीजें आउटपुट उतनी बेहतर आती हैं, उतनी चीजें रिजल्ट भी बहुत अच्छा वहीं से आता है। अब अगर हम मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी की बात करें तो आज एक टॉप का इंस्टीट्यूशन है ये, और इसको इस मुकाम तक लाने में आपने बहुत सारे स्टेप्स उठाए, बहुत सारे कदम उठाए, अभी भी कर रहे हैं, तो वो उनके बारे में हम जानना चाहेंगे, क्या क्या थे वो। अरुण जी, जैसा आपको पता है कि मैं यहाँ पर अंतिम प्राचार्य भी रहा हूँ इस संस्था का। ये 1962 में बना था और मैं यहाँ जनवरी 2010 में मैंने ज्वाइन किया था और दिसंबर 2013 तक मैं यहाँ पर सर्व किया था। तो ये लगभग 4 वर्ष मेरा यहाँ पर था और ये मतलब ये भी मेरा एक सौभाग्य था कि मुझे इस विश्वविद्यालय को कन्वर्ट कराने में एक भूमिका मिली। और ये पहला प्रदेश का ऐसा एक संस्थान था जिसको एक यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिला, क्योंकि रुड़की विश्वविद्यालय उससे पहले यूपी में हुआ करता था, बट जब डिवाइड हुआ तो वो उत्तराखंड में चला गया। तो ऐसी कोई टेक्निकल यूनिवर्सिटी इस समय नहीं थी जो प्रदेश में कंसल्टेंसी के लिए आपको हेल्प कर पाए। तो जब इस विश्वविद्यालय को बनाने का एक कॉन्सेप्ट एक ध्यान में आया तो ये स्थापना दिवस था हमारा ये विश्वविद्यालय का 50वां। तो गोल्डन जुबली फंक्शन पर उस समय प्लान हुआ कि देन जो चीफ मिनिस्टर थे उनको हम अपने यहाँ बुलवाते हैं। और मैंने एक सिंपल सी डिमांड उस समय किया कि भाई हमारे यूनिवर्सिटी में सब कुछ है, हम बहुत, हमारी लीगेसी है, बहुत पुराना नाम है, तो हम इसको विश्वविद्यालय में, आप हमें विश्वविद्यालय बना दीजिए। और थीम यही थी कि रुड़की विश्वविद्यालय की भांति हम अपने को डेवलप करेंगे। और उसी तर्ज पर हमने सारे अपने प्रयास किए और ये विश्वविद्यालय के रूप में कन्वर्ट हो गया। फिर ये भी देखी किस्मत, और मेरे को एक यहाँ आके पुनः सेवा करने का मौका मिला और ये मैं चौथे वाइस चांसलर के रूप में जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया तो जहाँ से मैंने काम छोड़ा था वहाँ से फिर शुरू किया, फिर वहीं से शुरू। क्योंकि मेरे दिमाग में विश्वविद्यालय बनाते समय कुछ ना कुछ थॉट्स थे कि उन थॉट्स को जरूर लाना है। वो रिसर्च है, एकेडमिक्स है, हर फ्रंट पर, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारे एंगल्स पर मेरा ये था कि हम यूनिवर्सिटी को बहुत आगे ले जाएं। और मैंने प्रयास भी शुरू किए और आज उसका परिणाम है, अगर आप देखें तो बिहार है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, जो बड़े स्टेट हैं। मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी अकेला ऐसा इंजीनियरिंग कैटेगरी में इंस्टीट्यूशन है जो टॉप 100 में है। पिछले वर्ष यूनिवर्सिटी को 84th रैंक इंजीनियरिंग कैटेगरी में मिली है और इनमें से किसी भी स्टेट में टॉप 100 में कोई स्टेट यूनिवर्सिटी या स्टेट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस नहीं है। तो ये अपने आप में मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी के जो अपने फैकल्टी और उनके स्टूडेंट्स के एफर्ट्स हैं, मेरी कोशिश थी कि उनको हम रैंकिंग के माध्यम से प्रेजेंट करें अपने यूनिवर्सिटी को, और उसमें हमें सफलता भी मिली है। और कोशिश भी यही है कि जो हमारे रैंकिंग पैरामीटर्स हैं, उन सारे पैरामीटर्स को अगर हम लेके आगे बढ़ेंगे तो हम निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वर्ल्ड रैंकिंग में भी अपना स्थान बनाएंगे, NIRF में भी और इम्प्रूव करेंगे। अच्छा, आज बहुत तेजी से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, AI की बात करें, रोबोटिक्स की बात करें, ग्रीन एनर्जी की बात करें, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए यूनिवर्सिटी को अगर हम देखें तो किस तरह से वो स्टूडेंट्स को कैसे तैयार कर रहा है कि आज के इस दौर में वो सरवाइव कर पाएं और अच्छे से फेस कर पाएं हर चैलेंज को। AI के लिए हमारा एक लैब का ऑर्डर जो इस्टेब्लिश करनी है अभी 2 दिन पहले ही गया है। उसमें हमने लगभग 3 करोड़ रुपए से जो लेटेस्ट इक्विपमेंट AI से रिलेटेड हैं वो अभी हम प्रोक्योर कर रहे हैं। और लास्ट फाइनेंशियल ईयर में भी हमने लगभग 15 करोड़ से ऊपर रिसर्च इक्विपमेंट्स और लैब को स्ट्रेंथन किया है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर अच्छी रिसर्च आएगी तो उससे संस्थान का भी नाम होगा, रैंकिंग भी मिलेगी और उससे कहीं ना कहीं सोसाइटी को भी लाभ मिलेगा। क्योंकि आज के डेट में अगर प्लेसमेंट और जो आज के डेट में डिमांड है वो AI रोबोटिक्स पर ही है,
ग्रीन एनर्जी पर भी हम काफ़ी काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। अभी हमने हाल ही में एक अपना गवर्नमेंट ऑफ यूपी को, नेडा को एक प्रोजेक्ट भी लगभग 50 करोड़ का सबमिट किया है और उस पर भी हमारा कई राउंड की स्क्रीनिंग में हम वहाँ पर अपना प्रेजेंटेशन दे चुके हैं। और इसके अलावा भी अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ANRF स्कीम है, उसमें IIT ISM धनबाद के साथ हम स्पोक इंस्टीट्यूट के रूप में हैं, रिकॉग्नाइज हुए हैं और उसमें भी 100 करोड़ की एक ग्रांट है जो मिल के होगी और उसमें 5 स्पोक इंस्टीट्यूशंस हैं और एक हब के रूप में IISM धनबाद है, ISM धनबाद, IIT धनबाद हो गया है। तो हम लोग मिल के कुछ ऐसा रिसर्च पर काम करने का प्लान कर रहे हैं जो सोसाइटी को भी और कंट्री को हर तरह से कहीं ना कहीं हमको स्ट्रेंथन करे। सर, जो बच्चे इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो टेक्निकल फील्ड में आना चाहते हैं, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो उनके लिए अगर हम एक हाइब्रिड लेवल पे आजकल बहुत सारे स्कूल्स चल रहे हैं, तो आप उनको पर्सनल लेवल पे क्या एक सलाह देना चाहेंगे, किस तरह से वो तैयारी करेंगे इस फील्ड में आना चाहते हैं? तो देखिए, इंजीनियरिंग में आने के लिए अगर आप देखें तो एक JEE मेंस और JEE एडवांस, IIT एडवांस के थ्रू एडमिशन्स लेता है। बाकी रेस्ट जितने भी, चाहे वो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं या नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, सभी में प्रवेश JEE मेंस के माध्यम से ही होता है। तो JEE मेंस में अगर आप देखेंगे तो वो इंटरमीडिएट लेवल का ही प्रोग्राम है और अब तो उसको 2 बार कराया जा रहा है। तो JEE मेंस के लिए अपने करिकुलम को अगर वो ठीक से पढ़ लेते हैं तो JEE मेंस में अच्छा स्कोर कर सकते हैं और किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूशंस में उनको एडमिशन मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं अवेलेबल। कई बार ऐसी टेस्ट सीरीज हैं जिसको वो अपना लेके करके कर सकते हैं, पर कोई बहुत ज़रूरी नहीं है कि वो किसी कोचिंग में ही जाएं और वहीं करें। जहाँ कंफर्ट हो वहाँ रह के अपनी तैयारी कर सकते, क्योंकि पूरी दुनिया आपके लैपटॉप पे और मोबाइल पे आ गई है आज की। ओके सर, एक अगला सवाल और भी है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे विषयों पर जो अपना विश्वविद्यालय है, इसका क्या दृष्टिकोण है? क्या छात्रों के लिए कोई विशेष प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं इसके लिए? जी, जहाँ तक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एक किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, यूनिवर्सिटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिस तरह से इंडस्ट्रीज के लिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR है, उसी प्रकार से विश्वविद्यालय की USR है। विश्वविद्यालय को समाज के लिए अल्टीमेटली, देखिए, वो जो भी विश्वविद्यालय चल रहे हैं या रन हो रहे हैं वो पब्लिक मनी से आ रहा है और पब्लिक का ही पैसा है जो हम स्टूडेंट्स के ऊपर खर्च करते हैं। फीस तो बहुत नॉमिनल होती है, पर जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो उससे कहीं बहुत ज़्यादा होती है। और इतने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है वो पब्लिक और सोसाइटी के लिए ही करती है कि अल्टीमेटली हमारा जो भी आउटकम है वो सोसाइटी को बेनिफिट करे, और वो हमारा प्रयास भी रहता है। सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट में भी हम रिसर्च के माध्यम से, क्योंकि लगभग हर रिसर्च कहीं ना कहीं जो ऑल 17 SDG हैं, किसी ना किसी एक SDG को कवर अप करना चाहिए आपकी रिसर्च को। तो हमारे जो भी फैकल्टी हैं सबको यही डायरेक्शंस रहती है कि आप कोई भी रिसर्च, खासकर जो टॉपिक भी डिसाइड करते हैं, तो ऐसा करिए जो सोसाइटी को सीधे उससे जुड़े, सोसाइटी को उसको सीधे लाभ मिले। ओके सर, एक लास्ट में जो लोग देख रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं आपको, उनके लिए एक मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैसेज से पहले मैं जरा आपको बताऊंगा, अभी हाल ही में हमारे यहाँ न्यू फैकल्टी भी अभी रिक्रूट हुई है, लगभग 95 न्यू टीचर्स भी आ गए हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि इस रीजन में ये बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, और जिसका अपना लगभग 63 इयर्स ओल्ड इंस्टीट्यूशंस है और ओल्ड इंस्टीट्यूशंस में ये HTI के बाद 2nd नंबर पर ही है प्रदेश का। तो इसको भी दिमाग में रख सकते हैं कहीं बिना किसी हिच के। और मैं ये जरूर कहूँगा कि आप देखिए 2047 तक हमें विकसित भारत बनना है। जो हमारी आज की पीढ़ी है, ये पीढ़ी तो बूढ़ी हो चुकी है, हम तो अपना एफर्ट कर ही रहे हैं, पर जो हमारी यंग पीढ़ी है वो जरूर 2047 को देखेंगे और इस एफर्ट को देखेंगे कि किस प्रकार से इस बीच में जो उनके प्रयास हैं जो देश को एक विकसित राष्ट्र में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है। समय नहीं है, समय बहुत कम है और
तेजी से काम करिए, जहां आप जिस क्षेत्र में हैं वहीं कंट्रीब्यूट करिए। देशभक्ति का मतलब ये कहीं नहीं है कि आप बॉर्डर पे जाके ही फाइट करें। आप जिस काम को कर रहे हैं अगर आप उसको पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करते हैं तो वो भी आपकी अपने देश के लिए निश्चित रूप से आपका बहुत बड़ा योगदान है, आने वाली जनरेशन के लिए आपका बहुत बड़ा योगदान है। बहुत बड़ी बात आपने कही कि देशभक्ति के लिए जरूरी नहीं कि बॉर्डर पे जाके हम फाइट करें, उसके लिए जरूरी है कि जो हमने जिम्मेदारियां ली हैं उसको हम बखूबी निभाएं, जहां है जिस जगह वही हम अच्छे से करें। जो मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी है ऐसी तरक्की करता रहेगा और ऐसी हमारे देश का, हमारे गोरखपुर का नाम रोशन करता रहेगा। आप देखते रहिए, सुनते रहिए रेडियो सिटी 91.9 FM।